हम लोगों ने एग्जिट पोल की भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर ली है और हम एनबीटी साइट पे सबसे पहले सबसे सटीक सबसे बेहतरीन एग्जिट पोल देंगे। इस बार कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ साइलेंट दिख रहा था, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें थीं जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, उसके साथ कई सारे मुद्दे, आरक्षण भी आया, मंगलसूत्र भी आया, तमाम मुद्दे हैं, मुजरा आरक्षण, मंगलसूत्र, तमाम ऐसे 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में। वहाँ सबसे कहते हैं ना कि फेयरेस्ट बैटल देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही फिर राहुल गांधी ने संविधान 400 क्यों चाहिए, संविधान बदलेंगे, संविधान क्यों बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज हम लोग न्यूज़ रूम में अपने साथियों से चर्चा करने वाले, क्योंकि 45 दिन का जो ये लोकसभा इलेक्शन था, आज उसका आखिरी यानी कि 7वें चरण का मतदान हो रहा है और शाम को 6 बजे के बाद में एग्जिट पोल सबसे पहले नवभारत टाइम्स और सबसे सटीक हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी साथी न्यूज़ रूम में इस इलेक्शन के दौरान पूरे कई मुद्दों को गहनता के साथ में जिसको देखा है, समझा है, पूरे इलेक्शन के दौरान क्या क्या मुद्दे हावी रहे, कैसा ये पूरा इलेक्शन को वो लोग देखते हैं, कवर करते हैं, आज हम लोग उनसे जानेंगे। न्यूज़ रूम में चूंकि एक इलेक्शन का जो माहौल होता है वो एक दिलचस्प होता है। हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त होता है कि भाई हमने जो 45 दिन में जो देखा है वो कितना अब जो है 4 तारीख को चूंकि रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन आज शाम की तस्वीर कुछ ना कुछ साफ होगी। एग्जिट पोल बताएंगे कि आखिरकार इंडिया अलायंस जो इस बार बना और एनडीए किसका पड़ला भारी होगा, क्या इस बार के मुद्दे रहे। सत्यकाम अभिषेक हैं हमारी नेशनल टीम में और उनसे हम जानेंगे पूरे इस 45 दिन के इलेक्शन के कारवा को इन्होंने बारीकी से समझा है, कई मुद्दों पर अपनी बात लिखी है, कही है। तो सर सबसे पहले सवाल कि जो पूरा इतना लंबा इलेक्शन चला, पहले फेज से लेकर आज 7वें फेज में वोटिंग हो रही है, क्या आपने अनुभव किया है सिलेक्शन को लेकर? सबसे पहले तो विनीत, हम लोगों ने एग्जिट पोल की भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर ली है और हम एनबीटी साइट पे सबसे पहले सबसे सटीक सबसे बेहतरीन एग्जिट पोल देंगे। अब आपके सवाल पे आते हैं कि 45 दिन काफ़ी लंबा इलेक्शन रहा, काफ़ी लंबा चुनाव रहा, इस बीच काफ़ी गर्मी भी रही। एक तो ऊपर से जो गर्मी आ रही थी वो, और चुनावी सरगर्मी जो थी जिसमें सबको ही अपने अपने भाषण दे रहे थे पीएम मोदी से लेके। पहला चरण अप्रैल में शुरू हुआ और आज 1 जून है, 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। अच्छी वोटिंग हो रही है अभी और रिजल्ट 4 जून को आने हैं। शुरुआत जैसे चुनाव में होता है, शुरुआत धीमे हुई। पहले फेज़ में 100 सीटों पे वोटिंग थी जो यूपी और तमाम भारत भर के सीटों के थे, खासतौर पे तमिलनाडु में 39 सीटों पे। उसके बाद धीरे धीरे चुनाव ने पिकअप करना शुरू किया, मुद्दे बदले, भाषा बदली, सब ने अपने अपने तरीके से वोटर को लुभाने की कोशिश की। हम लोगों ने भी उसके अलग अलग तरीके से देखा, 19 के चुनाव से कंपेयर किया, 24 में क्या मुद्दे हैं। इस बार तमाम जो ज़मीनी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस बार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। ज़रूर मुद्दा तो कोई नहीं था, हवा भी नहीं थी, जैसे पिछले 19 में या 14 में लोग बता रहे थे कि हवा थी। हम लोग भी कवर किए थे 19 में, तो पता चल रहा था कि कुछ है, प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट है। इस बार कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ साइलेंट दिख रहा था, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें थीं जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, उस गवर्नमेंट के पक्ष में भी कुछ चीज़ें थीं। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ चल रही थीं। ख़ासतौर पे अब आते हैं यूपी, 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में। वहाँ सबसे कहते हैं ना कि फेयरेस्ट बैटल देखने को मिल रहा है। 7वें फेज़ में वहाँ वोटिंग हो रही है, आज भी वोटिंग हो रही है यूपी में, खासतौर पे पूर्वांचल का जो इलाका है, जो पिछली बार बीजेपी जीती थी। इस बार क्या है वो तो 4 जून को पता चलेगा और वो भी हम सबसे पहले और सबसे सटीक बताएंगे अपने एनबीटी साइट पे। विनीत भी होंगे हमारे साथ। तो वहाँ पे जो 7 चरणों में पहले पश्चिमी यूपी में शुरू हुआ इलेक्शन, वहाँ अलग मुद्दा था, अलग चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने कहा कि पिकअप जो कहते हैं ना, 1 नंबर में गियर में गाड़ी थी, उसके बाद दूसरे तीसरे और अब तो चौथे 5वें नंबर में आ गए, दूसरे तीसरे फेज़ में आके अलग अलग मुद्दे रहे। अलग अलग चीज़ों पे राहुल गांधी ने मोदी को काउंटर किया, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को काउंटर किया। ये चीज़ें चलती रहीं, लगातार चलती रहीं और लास्ट में जाके मुद्दा फिर जाति पे आ गया। आपने देखा होगा पिछली बार के चुनाव में ऐसा नहीं था, लेकिन विकास से शुरू होकर जाति पे आ गया। पिछली बार के चुनाव में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, 2019 वाले में खासतौर पे या तो मोदी चेहरा थे और विकास की बातें होती थी। लेकिन इस बार विकास तो ठीक है,
जाति उसके भी साथ बहुत कई ज़्यादा- सारे मुद्दे, आरक्षण भी आया, मंगलसूत्र भी आया, तमाम बातें तमाम बीच मुद्दे बीच हैं, में। मुजरा, आरक्षण, मुजरा भी मंगलसूत्र, आया। तमाम ऐसे मतलब हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे अपने एडिटर सर के साथ, अखिलेश सर के साथ, वो भी कहते थे कि इस पे कुछ बनाओ, ये सब क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस पे तो लिखे। बड़ा दिलचस्प हो जाता है न्यूज़ रूम में ये इलेक्शन को लेकर कि अब किसी ने कुछ बोल दिया, अब उसका आपको एनालिसिस करना है, उसको आपको लिखना है। भाई नवीन सर हैं, इनसे हम बात करेंगे, हमारे सीनियर साथी हैं। नवीन सर, कैसे ये पूरे इलेक्शन को आप हम लोग न्यूज़ रूम में बैठे रहे, पूरे 45 दिन तक कवर किया, आज शाम को उसमें लगाम लग जाएगी, आज 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, क्या क्या मुद्दे हावी रहे, कैसा आप ये डिफरेंस देखते हैं इस इलेक्शन में, या बाकी आपने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले 2 चरण में जब कम मतदान हुआ 5-6% का 2019 के मुकाबले कहा गया कि 5-6% का अंतर आ रहा है, तो एक मैसेज गया मोदी समर्थकों में भी देखा कि मैं ट्विटर देख रहा था तो वहाँ पे बहुत कुछ लोग, मोदी जी कुछ कीजिए, कुछ हो नहीं पा रहा है। 2 चरण के चुनाव तक का जो चुनाव प्रचार आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, तो सब अपना गिना रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, कभी कोई किसी तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति का कोई प्रचार नहीं था। लेकिन जैसे ही फिर राहुल गांधी ने संविधान 400 क्यों चाहिए, संविधान बदलेंगे, संविधान क्यों बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ठीक है, इसके बाद से जब लगा कि नहीं, और ये चीज़ें आज भी अगर एक्सपर्ट्स को आप सुनेंगे जो फील्ड में हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ें रेजोनेट्स हुई, कितनी मात्रा में हुई, कितनी गंभीरता है, कितना इसका फैलाव है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात है कि कहीं संविधान तो बदल नहीं रहा। संविधान का बदलने का मतलब नवीन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गांव-गांव तक, मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण खत्म करने वाला जो शिगुफा आया बीच इलेक्शन के दौरान, हम लोग सब लोग यहीं थे, तो मेरी कई जगह बात हो रही थी फील्ड में, और यहाँ तक कि गांव के बीच में ये छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स गई, और उन लोगों के बीच में भी चर्चा है कि अगर लग रहा है 400 सीट इसलिए लाना है क्योंकि ये संविधान बदल देंगे, ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये बहुत तेजी से फैला और इसने इलेक्शन को बहुत इम्पैक्ट भी डाला है। अच्छा, कुछ मोटर माउथ बीजेपी में है, बीजेपी के 1-2 नेताओं ने हल्की ढंग से बात कर दी कि ना हम तो संविधान बदलेंगे जी। अब संविधान बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, वो तो होता नहीं है। वो विपक्ष ने जो समझाया कि संविधान बदलेंगे, देखो वो भी कह रहे हैं मैंने आरक्षण खत्म करेंगे। हालांकि आप अगर बीजेपी की राजनीति देखें तो आज तक कभी उसने आरक्षण खत्म नहीं किया, बल्कि 10% और दे दिया इनको, EWS को, गरीब सवर्णों को, आज तक किसी का ख़त्म नहीं किया। अगर आरक्षण पे काली राजनीति अगर इनकी है तो इनकी विपक्ष की, जो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दें, बाकायदा जिनका आरक्षण है उसको गैर संवैधानिक तरीके से, अब बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से संविधान की आत्मा को मार करके ये जो है धार्मिक आधार पे आरक्षण देते हैं, और वो कहते भी हैं, है ना। तो वो रेटरिक की बात होती है कि ये रेटरिक है कि भाई मैं गलत ही करूं और मैं ही मतलब चोर ही, क्या कहते हैं उसको, एक कहावत है ना कि चोरी भी मैं ही करूं, चिल्लाऊं भी मैं ही, चोरी हो फिर सीना चोरी। तो ये विपक्ष के साथ है आरक्षण के मामले पे, कम से कम आरक्षण के मामले पे विपक्ष तो कम से कम कोई भी, अभी देख लीजिए कल का आरक्षण भुना पाया सर, ये लग रहा है 7वें फेज तक आज वोटिंग हो रही है। ये बातें तो हुई हैं, लेकिन इतनी क्या मतलब उसमें इस बात को मानने वाले वोटर्स जो हैं इतनी तादाद में हैं कि मोदी को नुकसान माने बीजेपी को नुकसान पहुंचा देंगे, विपक्ष को फायदा हो जाएगा, थोड़ा मुझे इसमें संदेह है। हाँ। दिनेश मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, इनसे हम बात करेंगे। जैसे नवीन जी ने जो कहा कि फर्स्ट फेज जब हम लोग स्टार्टिंग हुई चुनाव की, विकास की बात हुई, लेकिन उसके बीच में फिर अचानक से जो आरक्षण का मुद्दा आया वो बहुत प्रभावी भी हुआ। क्या लगता है कि हम लोग आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है, तो दिनेश जी आप इस मुद्दे को कितना इम्पैक्ट डालता हुआ देख रहे हैं पूरे, बाकी अगर हम ये समझ लें कि तीसरे फेज से ये आरक्षण का मुद्दा आ गया, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, क्या इम्पैक्ट आपको लगता है, आप एनालिसिस उसको करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण का मुद्दा जो है वो मुख्य रूप से जो है भाजपा और विपक्ष के बीच में था। दोनों को पता था कि आरक्षण जो है संवैधानिक रूप से मुस्लिमों को दिया नहीं जा सकता, दोनों को ही पता है। लेकिन एक जो पेच ये था कि जिन सीटों पर
जैसे पहले चरण के चुनाव में जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स थे या जिन सीटों पे मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव ज़्यादा था, तो इसलिए वहाँ उन सीटों पर ये मुद्दा उभर के आया। जैसे जैसे चरण फेज वाइज चुनाव बदलते गए, वैसे वैसे फिर मंदिर का मुद्दा आता गया, फिर कहीं मंगलसूत्र का मुद्दा आता गया, मतलब उसी अनुसार मुद्दे भी बदलते गए। इसका मतलब ये कि ये मुद्दा उतना स्थिर नहीं था। ये जाहिर सी बात है कि दोनों इसका फ़ायदा लेने के फिराक में थे। भाजपा कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही थी कि ये संविधान इसीलिए बदलना चाह रहे हैं, इसीलिए 400 से पार का नारा भी दे रहे हैं, लेकिन भाजपा ने भी बार बार उस पर काउंटर बैक किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और हमने जो है ओबीसी के कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण दिया है और संविधान में दिया जाता रहा है। तो ये मुद्दा उतना मतलब प्रभावी नहीं होगा कि उससे इनकी सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी।